यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं बहुत ही अधिक प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्केमिस्ट, जो कि लिखी है पाउलो कोएल्हो ने। उस पुस्तक का हिंदी वर्जन, यानी कि इस पुस्तक को हम हिंदी में सुन रहे हैं। अभी तक की कथा में हमने सुना कि एक छोटा लड़का जिसका नाम सेंटियागो है, वो पादरी नहीं बनना चाहता और गड़रिया बन जाता है। फिर वो अपनी भेड़ें लेकर जगह जगह घूमता है और रास्ते में एक गांव में उसे एक दुकानदार की लड़की मिलती है, जिससे वो बहुत प्रभावित हो जाता है। अब 1 साल बाद वो उस लड़की से मिलने जा रहा है। उसके पहले एक गांव में जाकर वो एक भविष्य देखने वाली महिला से अपना भविष्य पूछता है और एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब बूढ़े ने सेंटियागो से कहा कि बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें वाकई सफ़र करना अच्छा लगता है, तब ये जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा ना हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक विचित्र सी थी। वह किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असामान्य बात नहीं थी। अफ्रीका टैरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से सकरी खाड़ी को पार करने भर की ज़रूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे जाते थे, खरीदारी करते हुए और दिन में कई बार अपनी विचित्र सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं एक गड़रिया हूँ और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही जगह का रहने वाला। वह शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वहीं हुआ था। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वह पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वो अज्ञानी लगेगा। वह कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। ये यहाँ वहाँ आ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की। वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है। अभी भी कोई सुराग नहीं, लेकिन इतना वो जानता था कि सलेम एंडालुसिया में तो नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में ज़रूर सुना होता। और आप सलेम में करते क्या हैं? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलेम का राजा हूँ। अजीबो गरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती, और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हों, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वे आपको अपने आश्चर्यजनक किस्से सुनाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से बातें करते हैं तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको ये भी नहीं सूझता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी, लड़के ने कहा। वह समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी ज़िंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो ये एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब खीज होने लगी थी। वह तो कोई मदद मांग नहीं रहा था, यह तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो।
लड़के को अपना ख्वाब याद आया और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन यह बूढ़ा जो मुमकिन है उसका पति हो, कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वो एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के बदले ज्यादा पैसा ऐंठ सके जिस चीज का वजूद भी ना हो। यह बूढ़ा भी शायद जिप्सी है। लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज इतनी तेजी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गईं। बूढ़े ने उस चीज को इतनी फुर्ती से अपने लबादे से ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। और जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वह पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपनी पाठशाला के नाम लिखे देखे। वहाँ उसने दुकानदार की लड़की का वो नाम भी पढ़ा जो वो खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलेम का राजा हूँ, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी गडरिये से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजहें हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी नियति क्या है। उनकी जिंदगी के उस मकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और ना ही उस हर चीज़ की लालसा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी ज़िंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में ये विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पा पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन वह उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जरूर जानना चाहता था। जब वो सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वो बहुत प्रभावित होगी। यह शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वो तुम्हें अपनी नियति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। वह तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है। तुम जो भी कोई हो या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि यह इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारी मुहिम है, चाहे वह इच्छा यात्रा करने की ही क्यों ना हो, या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों ना हो, हाँ, या खजाने की खोज की ही क्यों ना हो। इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं, और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों खामोश होकर चौक और वहां शहर के लोगों की गतिविधियां देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वह आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहे तो अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर वो कर सकते हैं जिसका वे ख्वाब देखते हैं। उसे गडरिया बनने का फैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ, उसने इस बारे में सोचा था, बूढ़े ने कहा, लेकिन बेकरी वालों की अहमियत गडरियों से ज़्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिये खुले में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे।
लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया तो उसके दिल में एक हुक उठी, उस लड़की के शहर में निश्चय ही कोई बेकर होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी, अंततः गडरियों और बेकरों के बारे में लोगों के ख्याल उनकी अपनी नीयत से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़े ने पुस्तक के पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वह उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और तुम उस मकाम पर हो जब तुम ये सारी कोशिश रोक सकते हो, और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इस तरह नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूँ। कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छी सूझ की शक्ल में प्रकट होता हूँ, कभी किसी निर्णायक क्षण में स्थितियों को आसान बना देता हूँ, और भी कुछ मैं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मामले में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खदान खोदने वाले के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर की शक्ल अख्तियार करनी पड़ी थी। उस खनिक ने पन्ना को खोद कर निकालने की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वो एक नदी पर काम करता रहा था और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट पलट डाला था। वह खनिक अपनी सारी कोशिशों को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था जब अगर वो मात्र एक और पत्थर को जांचता तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। चूंकि वो खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें भागीदारी करने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ हो गए थे, जिससे वह इतना नाराज और कुंठित था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उसने उसको इतनी जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वो टकराया वो टूट गया, और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं। बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा, शायद इसीलिए वे जल्दी ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। खजाना पानी के तेज बहाव से उजागर होता है और वही तेज बहाव उसे दफना देता है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा, और अगर मैं आपको अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करूं तो? बूढ़े के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। अगर तुम उस चीज़ को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज़ को हासिल करने की दिशा में काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लड़के ने उसे बताया कि वह तो खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा एक जिप्सी से पहले ही कर चुका है। जिप्सी लोगों से ऐसे वादे कराने में माहिर होते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर ये अच्छा है कि तुमने ये सीख लिया है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यही तो वो चीज़ है जो प्रकाश के योद्धा वॉरियर्स ऑफ लाइट सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को पुस्तक लौटा दी। कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे लाकर दो और मैं तुम्हें छुपे हुए खजाने को हासिल करने का तरीका बताऊंगा। और वह चौक के कोने में कहीं गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी पुस्तक पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। वो तनाव में था और परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि बूढ़े का कहना सही था। वो बेकरी गया जहाँ से उसने ब्रेड खरीदी और सोचता रहा कि बूढ़े ने इस बेकर के बारे में जो कुछ कहा था वह उसे बताए या ना बताए। कभी कभी चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। उसने मन ही मन सोचा और चुप रहने का ही फैसला किया। अगर वो कुछ भी कह देगा तो बेकर 3 दिन तक सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता रहेगा, भले ही उसे अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है।
इसीलिए वो शहर में भटकने लगा और चलते चलते नगर के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी इमारत थी जिसकी खिड़की से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीदते थे और उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़के ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा। अगर वो अपनी एक भेड़ बेच दे तो उसके पास इतना पर्याप्त पैसा होगा कि वो आसानी से खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। एक और ख्वाब देखने वाला, टिकट बेचने वाले ने जाते हुए लड़के को देखकर अपने सहयोगी से कहा, उसके पास यात्रा करने लायक पैसा नहीं है। टिकट की खिड़की पर खड़े खड़े लड़के को अपनी भेड़ों की याद आई और उसने फैसला किया कि उसे गड़रिया ही बने रहना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहे के काम से संबंधित सारी चीज़ें सीख ली थी। वह भेड़ों का ऊन निकालना जानता था, गर्भवती भेड़ों की देखभाल करना जानता था और भेड़ों को भेड़ियों से बचाना जानता था। वह एंडालूसिया के सारे मैदानों और चारागाहों से वाकिफ था और उसे अपनी एक एक भेड़ के वाजिब दाम की जानकारी थी। उसने लंबे से लंबे रास्ते से अपने दोस्त के तबेले पर लौटने का फैसला किया। जब वो शहर के किले के करीब से होकर गुजरा तो उसने अपनी वापसी को लगाम दी और पत्थर की उस ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहां से वो दूर अफ्रीका को देख सकता था। कभी किसी ने उससे कहा था कि ये वही जगह थी जहाँ से मूर आए थे और उन्होंने सारे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। जहाँ वो बैठा था वहाँ से वो लगभग सारा शहर देख सकता था, उस चौक समेत जहाँ बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब वो बूढ़ा मुझे मिला था, उसने सोचा। वो तो सिर्फ उस औरत की तलाश में इस शहर में आया था जो उसके सपने को पढ़ सकती थी, लेकिन वो औरत और वो बूढ़ा दोनों ही उसके गड़रिया होने से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वे ऐसे एकाकी व्यक्ति हैं जिनका दुनिया की चीज़ों पर से विश्वास उठ चुका है और वे ये समझ ही नहीं पाते कि एक गड़रिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव होता है। वो अपने रेवड़ की एक एक भेड़ को जानता है। वो जानता था कि कौन कौन सी लंगड़ी हैं और कौन अब से 2 महीने बाद बच्चा जनने वाली है और कौन सबसे ज़्यादा आलसी है। वह उनका ऊन कतरना जानता था और उनको हलाल करना जानता था। उसने सोचा कि अगर मैंने कभी उनको छोड़ दिया तो वे बहुत दुख झेलेंगी। हवा तेज हो चली थी। वह उस हवा से वाकिफ था। लोग उसे लिवेंटर कहते थे क्योंकि मूर इसी पर सवार होकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसे लिवेंट से यहाँ आए थे। लिवेंटर और भी तेजी से बहने लगी। मैं यहाँ हूँ, अपनी भेड़ों और अपने खजाने के बीच, लड़के ने सोचा। उसे 2 चीज़ों के बीच चुनाव करना जरूरी था, एक जिसका वो आदी हो चुका था और दूसरी वह जो वो पाना चाहता था। फिर दुकानदार की बेटी भी थी, लेकिन वह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उसकी भेड़ें थी, क्योंकि वह उस पर निर्भर नहीं थी। मुमकिन है कि उसे मेरी याद भी ना हो, उसने सोचा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लड़की के सामने किसी दिन प्रकट हुआ था। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि लड़की के लिए हर दिन एक जैसा था और जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि लोग उन अच्छी घटनाओं को पहचान ही नहीं पाते जो उनके जीवन में सूरज के उगने के साथ हर दिन घटित होती हैं। मैं अपनी माँ, अपने पिता और अपने नगर के किले को पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मेरे दूर चले जाने की आदत पड़ चुकी है, उसी तरह मुझे भी उनसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। भेड़ों को भी मेरे उनके साथ ना होने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। जहाँ पर वो बैठा था वहाँ से वो चौक को देख सकता था। बेकर की दुकान पर लोगों की आवाजाही अभी भी जारी थी। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी वहाँ अब एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था और वे चुंबन ले रहे थे। वह बेकर, उसने मन ही मन कहा और उस ख्याल को अधूरा ही छोड़ दिया। लिवेंटर और भी तेज होती जा रही थी
और वह उसके दबाव को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हाँ, यह हवा मूरों को लाई थी, लेकिन यह रेगिस्तान और पर्दा नशीन औरतों की गंध भी तो अपने साथ लाई थी। यह अपने साथ उन आदमियों का पसीना और सपने भी लाई थी जो कभी अज्ञात की खोज में और सोने तथा साहसिक कारनामों की खोज में और पिरामिडों की खोज में निकल पड़े थे। लड़के को हवा की आज़ादी से ईर्ष्या महसूस हुई और उसने पाया कि वो खुद भी वैसी ही आज़ादी हासिल कर सकता है। सिवा उसके और कुछ भी तो नहीं था जो उसे रोक सकता। भेड़ें, सौदागर की बेटी और एंडालुसिया के मैदान तो उसके गंतव्य के रास्ते की सीढ़ियां मात्र थीं। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े से मिला। वो अपने साथ 6 भेड़ें लेकर आया था। मुझे आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें तुरंत खरीद लीं। उसका कहना था कि वो तो हमेशा से एक गड़रिया बनने का ख्वाब देखता रहा था और ये भविष्य की दिशा में एक अच्छा संकेत था। हमेशा ऐसा ही होता है, बूढ़े ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप पहली बार ताश के पत्ते खेलते हैं और आपको लगभग पक्का यकीन होता है कि आप जीत जाएंगे, शुरुआत करने की किस्मत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपने गंतव्य तक पहुंच सको। यह कामयाबी के स्वाद के साथ आपकी भूख भड़काती है। फिर वो बूढ़ा उन भेड़ों का निरीक्षण करने लगा और उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने समझाया कि यह उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि वो झुंड की सबसे ज़्यादा समझदार भेड़ है और सबसे ज़्यादा ऊन देती है। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। वह मिस्र में है, पिरामिडों के पास। लड़का भौंचक्का रह गया। यही बात तो उस बुढ़िया ने कही थी, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया था। खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक मार्ग तैयार किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उन भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। लड़का कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही एक तितली उसके और बूढ़े के बीच आकर फड़फड़ाने लगी। उसे एक बात याद आई जो एक बार उसके दादा ने उससे कही थी। तितलियां भविष्य की सूचना देने वाला एक अच्छा संकेत होती हैं, झींगरों की तरह और उम्मीदों की तरह, छिपकलियों की तरह और 4 पत्तों वाली घास की तरह। ये सही है, बूढ़े ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया था, ये अच्छे भविष्य सूचक संकेत होते हैं। बूढ़े ने अपना लबादा खोला और लड़के ने वहां जो देखा उससे चकित रह गया। बूढ़े ने सोने का एक भारी कवच पहन रखा था जो बेशकीमती रत्नों से मढ़ा हुआ था। लड़के ने उस चौंधिया देने वाली चमक को याद किया जो उसने एक दिन पहले देखी थी। वह वास्तव में एक राजा था। उसने चोरों से बचने के लिए ही छद्मवेश धारण कर रखा होगा। ये लो, बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और एक सफ़ेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा। इन्हें उरिम और थुम्मिम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ है हाँ और सफ़ेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल पेश आएगी तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल हमेशा इस तरह करना जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अपने फैसले खुद ही लेना। खजाना पिरामिड पर है, ये बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन मुझे तुमसे 6 भेड़ों का भुगतान करने का आग्रह इसीलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने फैसला लेने में तुम्हारी मदद की थी। लड़के ने वे रत्न अपने थैले में रख लिए। उसके बाद से उसे अपने फैसले खुद लेने थे। हर चीज़ का सामना करते समय ये कभी मत भूलना कि वह वही एक चीज़ है और कुछ नहीं है, और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपने गंतव्य का अनुसरण करना तब तक मत भूलना जब तक कि उस तक पहुंच न जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे
ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वह लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर पहुंचा जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वह ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था, लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थी। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग वहाँ यहाँ खड़े खड़े बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थालें रखी हुई थी। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वो महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थी। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने ना पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वो ज्ञानी पुरुष था। हाँ, क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वो बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरा समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने ना पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखी और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य ये है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गडरिये ने कुछ नहीं कहा। वह बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हो, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वो अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टैरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्ज पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस अपराह्न बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज़्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थीं। मेल्कीजेडेक ने एक छोटे से जहाज को देखा जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वो अब्राहम से 1 दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वो लड़का कामयाब होगा। ये बहुत बुरी बात है कि वो बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था।
फिर जब वह मेरे बारे में बात करता तो कहता मेल्कीजेडेक है सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वो कभी कभी खुद पर गर्व करे। आज की इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि क्या लड़का अफ्रीका चला गया और वो उस लड़की से मिलने जा पाया या नहीं, और बूढ़े राजा का क्या हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया कहानी सुनते रहिएगा और बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।